बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 11 सितंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 19 रबीउल अव्वल की तारीख बनती है। चैनल पर हमेशा की तरह बहुत अहम खबरें होंगी, लेकिन खबरों को शेयर करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज खबरों को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए शेयर कर दिया करें, क्योंकि न्यूज में ऐसी बहुत सी अहम मालूमात होती है जिसे पाकिस्तान में या इंडिया में शेयर करने से रोका जाता है या उन्हें वायरल होने से रोका जाता है। तो अगर आप भाई उसमें ताउन करेंगे और न्यूज को अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर करते रहेंगे तो वो तमाम बातें जो आम आवाम से, आम शहरियों से छुपाई जा रही होती हैं, वो उन तक पहुंच सकेंगी और वो बाखबर रह सकेंगे। अब चलते हैं न्यूज की तरफ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज को आखिर तक देखिएगा और जहां तक मुमकिन हो सके दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। दोहा में इस्राएली ड्रोन हमला पर कतर ने रियासती दहशतगर्दी का इल्जाम आयद करते हुए जवाबी कार्रवाई के हक का ऐलान किया है। अमेरिका इस वक्त नाखुश है, जबकि सऊदी अरब ने कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया है। कल के हमले ने अमन की हर उम्मीद को तबाह करके रख दिया। एक ऐसा वाकया जिसने खित्ते को एक नई जंग की दहलीज पर ला खड़ा किया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जिसने पूरे इलाके को एक बार फिर शॉलों भड़कावे के लिए तैयार कर दिया है। मंगल की दोपहर को में अचानक इस्राएली ड्रोन्स ने एक रिहायशी इलाके पर हमला किया था। इस हमले में हमास के सियासी रहनुमाओं का एक दफ्तर को निशाना बनाया गया। इस हमले में 6 अफराद मौका पर ही हलाक हो गए, जिनमें हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के बेटे, उनके ऑफिस मैनेजर और एक कतरी सिक्योरिटी अफसर भी शामिल थे। इसराइल का दावा है उसने 7 अक्टूबर के हमले में मुलव्वस हमास के अहम कमांडरों को खत्म किया है। ताहम हमास का कहना है कि उसके कोई सीनियर रहनुमा हलाक नहीं हुए और ये महज उसकी मुज़ाकराती टीम को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश थी। कतर ने उस हमले को बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी और रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। कतरी वजीर आजम ने वाजे किया है, कतर जवाबी कार्रवाई का पूरा हक रखता है और अपनी सलामती को दरपेश खतरे के खिलाफ हर जरूरी इकदाम उठाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कतर अपनी खारजा पॉलिसी का मुकम्मल जायजा लेगा ताकि ऐसे वाकयात को मुस्तकबिल में रोका जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस हमले पर वाज़ेह तौर पर नाराज और मायूस नजर आए। उन्होंने कहा, मैं इस पूरी सूरत हाल से बहुत नाखुश हूँ, मायूस हुआ हूँ। ये हमला अमरीकी या इसराइली मफादात को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। अमरीकी सफीर माइक हकाबी ने एतराफ किया कि उन्हें मालूम नहीं कि इस हमले का जंग बंदी मुज़ाकरात पर क्या असर पड़ेगा। सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने कतर पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा, हम बिरादर मुल्क कतर के साथ खड़े हैं और उसकी जानिब से उठाए जाने वाले हर इकदाम में उसके साथ हैं। ये बयान खत्ते में सऊदी अरब के मजबूत मौक़िफ़ की निशानदही करता है। इसी दौरान इसराइल ने यमन के दार हुकूमत सना के इलाकों में भी हौलनाक फिजाई हमले किए। हौसियों के जेर इंतजाम वजारत सेहत के मुताबिक उन हमलों में 35 अफराद हलाक और 132 जख्मी हुए हैं। हुसियों का कहना है कि इसराइल ने शहरी मकामात और अखबारी दफातर को निशाना बनाया, जबकि इसराइल का दावा है उसने फौजी कैंपों, फौजी हेडक्वार्टर और फ्यूल के जखायर को तबाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा इस तमाम सूरत हाल में खामोश दिखाई दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इसराइल मैटर पर हंगामी इजलास बुलाया, लेकिन उसे कतर के वजीर आजम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुलतवी कर दिया गया, जो खुद इस बात की अक्कासी है कि मामला कितना गंभीर है। माहिरीन के मुताबिक दोहा पर यह हमला अमन मुज़ाकरात के लिए एक मुहलिक ज़रब है। हमास के रहनुमाओं के लिए कतर जो महफूज पनाहगाह समझा जाता था, वो अब महफूज नहीं रही। मुस्तकबिल में थालिथी कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। अब सबकी नजरें दोहा, यरूशलम और वाशिंगटन पर हैं। कतर अपने अगले इकदामात पर गौर कर रहा है। इसराइल अपनी जारहियत पर मजबूती से खड़ा हुआ है और अमेरिका दोनों के दरमियान फंसा हुआ नजर आता है। एक चिंगारी ने पूरे खित्ते में आग भड़का दी है। क्या यह हमला सिर्फ हमास के खिलाफ था या पूरे खित्ते के अमन के खिलाफ? नेपाल में आग और खून का खेल पूरे मुल्क को लपेट में ले चुका है। कर्फ्यू के बावजूद बगावत जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। वीडियोस जो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, उनमें देखा जा सकता है
नौजवानों का एक हजूम सरकारी इमारतों को आग लगा रहा है। पुलिस और फौज के साथ झड़पें हो रही हैं और दरमियान में एक बूढ़ी खातून की चीखें सुनाई दे रही हैं जो जिंदा जलकर राख हो गईं। ये कोई फिल्म का मंजर नहीं बल्कि नेपाल में होने वाली कशीदगी की एक अलमनाक हकीकत है। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में बदनवानी और बेरोजगारी के खिलाफ शुरू होने वाले पीसफुल मुजाहिरे एक प्रतशद्दुद इनकलाब में बदल गए। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट, सुदारती हाउस और मरकजी सेक्रेटरीट पर धावा बोल दिया। वजीर आजम केपी शर्मा ओवली समेत मुतादिद वज़रा के इस्तीफे भी उन्हें ठंडा न कर सके। वायरल होने वाला अलमनाक वाकयात में सबसे दर्दनाक वाकया साबिक वजीर आजम झाला नाथ खनाल के घर का था। मुजाहिरीन ने गुस्से में उनके घर में आग लगा दी जिसमें उनकी बीवी जिंदा जलकर हलाक हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हालात को काबू में लाने के लिए फौज ने दारुल हुकूमत में गैर मुआयना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। फौजी हेलीकॉप्टर वज़रा को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। इस कशीदगी में 25 से ज्यादा इंडिविजुअल हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया समेत 26 वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ये पाबंदी नौजवानों के गुस्से को रोक न सकी। ये पाबंदी अब हटा ली गई है, लेकिन हालात और नुकसान काबू से बाहर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर वोल्कर ट्रक ने नेपाल की सिक्योरिटी फोर्सेस से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है और कहा है कि तशद्दुद से मसाइल का हल नहीं निकलेगा। सिर्फ मुजाहिरे नहीं बल्कि एक अवामी इनकलाब है। नौजवान एक नए नेपाल के ख्वाब के साथ सड़कों पर निकल आए हैं। वो बदनवानी, बेरोजगारी और महंगाई से तंग आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि नेपाल का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या अवाम की आवाज सुनी जाएगी या फिर तशद्दुद और खून खराबा जारी रहेगा? पंजाब, कराची और पेशावर में रहने वाले लोगों का कहना है बारिश और सैलाब ने सब कुछ निगल लिया। हम खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। सैलाब की तबाही की कहानियां सिर्फ पानी की नहीं बल्कि टूटे ख्वाबों, उजड़े घरों और वाकों की है। लोगों का कहना है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि बारिश का पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि उनके बेडरूम्स तक पहुंच गया। पूरे शहर झील बन गए। बच्चे, बुजुर्ग कमर तक पानी में डूबकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फर्नीचर, कपड़े, कारोबार सब कुछ बर्बाद हो गया। इसी तरह कराची की हालत जार देखकर यकीन नहीं आता कि ये बिजनेस हब है। एक ही रात की बारिश ने कराची जैसे बड़े शहर को मफलूज कर दिया है। गुलशन, जौहर, कोरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद और ओल्ड सिटी एरिया सब पानी में डूब गए। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कें तालाब में बदल गईं। स्कूल बंद रखने के ऐलानात होते रहे। आम शहरी और दिहाड़ीदार मजदूर की जिंदगी मफलूज होकर रह गई। लोगों का कहना है सैलाब का पानी लोगों के मवेशी बहा ले गया है। जो मवेशी बच गए हैं वो पुलिस की तहवील में हैं, क्योंकि एक जानवर के 3 से जायद मालिक सामने आ रहे हैं। गांव देहातों के कई लोग जानवरों को बचाते हुए खुद सैलाब में बह गए हैं। सैलाब ने हालात को तशुनाक हद तक बिगाड़ दिया है। पाकिस्तान के हर शहर से दर्दनाक खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि किस तरह लोग अपनी आंखों के सामने अपना घर, कारोबार और जिंदगी और प्यारों बिखरते देख रहे हैं। सवाल ये है कि ये आफत सिर्फ बारिश की है या हमारे नाकिस निजाम, लालच और बेहसी का नतीजा है। मक्का मुकर्रमा और अतराफ के इलाकों के लिए सऊदी मौसमियाती मरकज ने मौसमी अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने कहा है ताइफ, अल अर्जियात, अजम, बनी यजीद, मैसान और बनी मालिक में ऑरेंज वेदर अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बताए गए इलाकों में तेज हवाएं चलने, शदीद बारिशें और जालाबारी का इम्कान है। उसके अलावा हद निगाह भी मुतासिर गी नशीबी इलाकों में सैलाब का खदशा है। जाजान, अलबाहा और असीर में तूफानी बारिश मुतवक्के है। अबा, खमीस मुशीत, जहरानुल जनूब और मुहाइल में भी तेज हवाएं चलेंगी। नजरान रीजन के शहरों में मतला, अबरालूद और दरमियानी बारिश का इम्कान है। सबिया, सामिता, बेश और अबू अरेश के इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी हो सकती है। शहरियों को खबरदार किया गया है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और नशीबी इलाकों में हरगिज न जाएं। मीकात की मसाजिद में शानदार तरक्याती मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। सऊदी अरब में आज़मीन हज व उमरा के रूहानी सफर की सबसे पहली मंजिल मीकात की मसाजिद में अब एक नए तरक्याती मरहले का आगाज हो रहा है। मक्का मुकर्रमा और मुशायर मुकद्दसा रॉयल अथॉरिटी के जेर इंतजाम ये मंसूबे ज़ायरीन को ज्यादा सहूलत, कम इंतजार और बेहतरीन खिदमात फराहम करने के लिए शुरू किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता हज में शानदार नताइज देखने को मिले थे। हज्जाज के इंतजार का वक्त 1 घंटा 20 मिनट से कम होकर
صرف 40 منٹ رہ گیا ہے۔ شکایات کے حل کا وقت 2 منٹ 40 سیکنڈ سے کم کر 1 منٹ 50 سیکنڈ ہو گیا ہے۔ شکایات کے ازالے کی شرح 100% رہی ہے۔ زائرین کی اطمینان کی شرح 99% تک جا پہنچی ہے۔ اب نئے جاری منصوبوں کے تحت میقات قرن المنازل، السیل الکبیر، صحنوں کی توسیع، مسلوں کی بہتری اور سہولیات کی جدید کاری کی جا رہی ہے۔ میقات وادی محرم کی سہولیات کو اپ گریڈ کرنے اور مرکزی راستوں سے جوڑنے کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔ روزانہ صفائی کے ساتھ بہترین دیکھ بھال اور بیرونی راستوں کی بہتری کے اقدامات تمام میقات پر کیے جا رہے ہیں۔ رائل اتھارٹی کے مطابق یہ منصوبہ اسلامی طرز تعمیر کو برقرار رکھتے ہوئے زائرین کے لیے مزید باوقار تجربہ فراہم کرے گا اور مستقبل میں پائیدار آپریشنل ماڈل تیار کرے گا۔ پاکستانی شہریوں کے ذاتی ڈاٹا کے حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے واضح کیا کہ صارفین کا ذاتی ڈیٹا ان کے پاس نہیں بلکہ صرف لائسنس یافتہ ٹیلی کام آپریٹرز کے پاس موجود ہوتا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ انٹرنیٹ پر ایک ڈارک ویب لسٹنگ سامنے آئی ہے جس میں مکمل یقین سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے 32 لاکھ موبائل صارفین کا IMEI اور IMSI ڈیٹا لیک ہو چکا ہے۔ جو ڈیٹا لیک ہوا ہے اس میں فیملی ڈیٹیلز، ٹریول ریکارڈز، گاڑیوں کی رجسٹریشنز اور شناختی کارڈ یعنی CNIC کی کاپیز شامل ہیں۔ یہ تمام معلومات آن لائن کرائم کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، جس سے نئے فراڈ اور آن لائن سیکیورٹی ایشوز بڑھنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے، جبکہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NCCI بھی تحقیقات شروع کر چکی ہے۔ PTA کا کہنا ہے کہ ان کے حالیہ سیکیورٹی آڈٹ میں کسی بھی کمپنی میں کوئی بڑا بریکج سامنے نہیں آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے جعلساز کسی بھی کمپنی یا سیکٹر کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اس لیے ہر ادارے کو لازمی ڈیجیٹل سیکیورٹی آڈٹ کرانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے، افواج پاکستان اور ان کی قربانیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر ہونے والے زہریلے پروپیگنڈے کو کسی صورت نہ تو برداشت کیا جائے گا نہ ہی معاف کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، فوج کی قربانیوں کی تضحیق قابل مذمت اور ناقابل برداشت ہے۔ افواج پاکستان کے جذبے اور شہادتوں کی بدولت ہی ہم نے فتنہ الخوارج کے خلاف کامیابیاں حاصل کی۔ یہ ہمارا قومی اور سیاسی فرض ہے کہ ایسے عناصر کی بیخ کنی کی جائے، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا کسی بیرون ملک میں۔ جو بھی پاک فوج اور قیادت کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا اس کے فتنے کا سر کچل دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا ڈوٹوک پیغام ہے، پاکستان کی فوج قوم کا فخر ہے، اس کے خلاف سازش کرنے والے قوم اور ملک کے دشمن ہیں۔